नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टिक पॉडकास्ट और मैं हूं अंकुर यादव। पेप्टिक पॉडकास्ट जहां होती है खुलकर बातें। बहुत सारे लोग इन दिनों देश में सेहत पर बात कर रहे हैं और सेहत पर बात होनी भी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा बात होगी उतना आप अपनी सेहत को लेकर अवेयर होंगे और आपकी सतर्कता ही आपको ज़्यादा दिनों तक हेल्दी रख पाएगी। हेल्दी डाइट क्या है, हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है, किस तरह से आपको रोग बीमारियों से दूर रहना है और अगर एक दफ़ा कोई रोग बीमारी हो जाए तो उससे बाहर कैसे निकलना है, इन तमाम बातों पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक बेहद ख़ास मेहमान हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर रोशनी झा गांगुली। रोशनी झा गांगुली बेसिकली बंगाल से आती हैं, लेकिन बेंगलुरु में कार्यरत हैं। भारत में जो चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई है यानी कि MBBS है, वो उन्होंने भारत से किया है और फिर लंदन से अपनी मास्टर डिग्री की है। वे फैमिली फिजिशियन हैं। भारत में इसे प्राथमिक चिकित्सा देखभाल के बड़े डॉक्टर के तौर पर देखा जाता है और वे एक प्रोजेक्ट सेतु करके एक अपनी परियोजना चलाती हैं, जिसके ज़रिए वे गांव-गांव में लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जांचों को और उनके उपचार को भी देखती हैं। फैमिली मेडिसिन केयर की जो ख़ास बातें हैं वो तो उनसे इस पॉडकास्ट में जानेंगे ही, साथ ही आपकी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए कौन से महत्वपूर्ण हेल्थ टिप्स हो सकते हैं उस पर भी बात करेंगे। डॉक्टर रोशनी झा गांगुली MRCGP यानी कि एक जो संस्थान है जो फैमिली फिजिशियन के तौर पर या इस विधा के डॉक्टर्स के लिए एग्ज़ाम करता है, उसकी इंडिया की चीफ एग्ज़ामिनर भी हैं। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर रोशनी जी। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। एक लंबा परिचय तो है ही आपका, उस परिचय के बाद सेहत से जुड़ी जानकारियां भी आपके पास बहुत खजाने के तौर पे पड़ी हैं, तो आज हमारे दर्शकों के लिए उसी से शुरुआत करते हैं जी। फैमिली फिजिशियन या जो प्राइमरी केयर आपकी विशेषज्ञता है जी, क्या है ये? सबसे सिंपल सा बात। तो प्राइमरी हेल्थ केयर मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल। मतलब जो हमारे कम्युनिटी में जो पहले जो चिकित्सक के पास लोग आते हैं, जो फर्स्ट प्राइमरी कांटेक्ट हम बोलते हैं, वो प्राइमरी स्वास्थ्य के चिकित्सक होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि आपको छोटे उम्र से बुजुर्ग तक पूरा लाइफ साइकिल का केयर जो देखभाल करते हैं वो ये प्राथमिक चिकित्सक करते हैं। और दूसरा जो पेशेंट सेंटर्ड केयर हम बोलते हैं। पेशेंट सेंटर्ड मतलब हमारे पास अगर कोई मरीज़ आए या कोई भी जांच करने के लिए आए तो हम सिर्फ उसके सिम्टम को देख के दवाई लिख के छोड़ दिए, वो हमारा काम नहीं है। हम देखते हैं कि जो पर्सन हमारे पास आ रहे हैं तो वो कौन से कॉन्टेक्स्ट से हमारे पास आ रहे हैं, उनके क्या क्या दिक्कतें हैं, क्यों है। तो थोड़ा समय देके 10 मिनट कम से कम उनके साथ बैठ के आलोचना करके क्या क्या विभिन्न उनके तकलीफ़ें हैं वो सुलझा के पूरा पिक्चर को मतलब जैसे होलिस्टिक केयर सॉल्व करते हैं। अच्छा। तो ये है प्राइमरी हेल्थ केयर फिजिशियन। तो जिस तरह से आज डॉक्टर्स कर रहे हैं जी। मैं बड़ा दुखी हूँ उससे कि डॉक्टर्स तो पेशेंट की तरफ देख भी नहीं रहे हैं। वो उनका ध्यान तो अपने पर्चे की तरफ रहता है, पेशेंट अपने सिम्टम बताता रहता है और वो नीचे दवाइयाँ लिखना शुरू कर देते हैं। तो कई दफ़ा ऐसा लगता है कि फार्मा इंडस्ट्री अब इतनी हावी हो गई है चिकित्सा के पेशे पर कि अब हम इलाज लेने जाते हैं और एक और बीमारी लेकर चले आते हैं। ऐसा हो रहा है? बिल्कुल, और ये बहुत लोगों की शिकायत भी है। और ये हुआ है क्योंकि हमारा जो ट्रीटमेंट और जो मेडिसिन की जो ये पूरा इकोसिस्टम जो बना हुआ है वो अस्पताल के तरफ हम लोग ने ठेल दिया है। अगर आपको याद होगा कि हम जब छोटे थे या हमारे जो मम्मी पापा जब छोटे थे तो घर पे एक हाउस फिजिशियन बोल के आते थे जो सब कुछ चिकित्सा करते थे। अगर आपको एक फुंसी भी हो गया, एक अगर आपको बुखार भी हो गया या आपको डायबिटीज़ भी हो गया, उनकी क्षमता थी कि सारे प्रॉब्लम्स को सुलझाने का और एक सोल्यूशन देने का। ये चीज़ को हम ये कॉन्सेप्ट को वापस लाना चाह रहे हैं। अब क्या हो गया है कि हम MBBS करके सब कोई सुपर स्पेशलिस्ट बनना चाहते कि एक हड्डी का डॉक्टर हो गया, आँख का डॉक्टर हो गया, अभी हो गया कि पैर का भी अलग डॉक्टर हो गया। जिनका वो जो विजन है या जो लक्षण है वो है कि हम सिर्फ वो ही बॉडी पार्ट का चिकित्सा करेंगे। हम पूरा मतलब जो आए हैं हमारे पास, हम पूरा कॉन्टेक्स्ट हम देख नहीं रहे, तो बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती है। रही बात ये प्रिस्क्रिप्शन लिखने का, तो अब
अस्पतालों में भीड़ ज़्यादा बढ़ गई है, टाइम कम है, तो लोग ये 2-2 मिनट में सिर्फ लिख के जो भेजते हैं उसमें पेशेंट की भी ना सेटिस्फैक्शन होती है और डॉक्टर की भी सेटिस्फैक्शन होना नहीं चाहिए। तो इस तौर पे ये प्राथमिक चिकित्सक जो है उनका आना और ये रेवोल्यूशन करना हमारे भारतवर्ष में बहुत आवश्यक है। आवश्यक इसलिए है कि अगर आप मरीज के तौर पे आते हैं या नॉर्मली आपके वेलनेस के तौर पे आते हैं और हमारे पास 2 बात खुल के नहीं बोल पाए डॉक्टर को और ट्रस्ट के साथ एक विश्वास का अगर एक रिलेशनशिप नहीं बन पाए तो कोई एक्सप्रेस कर नहीं पाएगा, अपना कोई बीमारी बता नहीं पाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये विश्वास को वापस लाए, ये डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप को मजबूत कराए, उनको टाइम देके, उनको सुन के, उनकी सारी चिकित्सा मतलब प्रॉपरली एकदम करके। अभी तो ये देखा है कि मतलब सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की डिमांड बढ़ रही है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर की डिमांड बढ़ रही है, तो ऐसे में प्राइमरी हेल्थ केयर वाले डॉक्टर्स के पास क्यों लोग जाएंगे, ये भी एक सवाल उठता है। हालांकि मामूली सर्दी जुकाम या बुखार है तब तो लोग जाएंगे, लेकिन इनकी कितनी बड़ी भूमिका आप देख रही हैं। आपने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है कि हर घर के पास एक हाउस फिजिशियन हो, वो क्या कॉन्सेप्ट है? बिल्कुल, तो प्राइमरी हेल्थ केयर आप किसी भी देश को आप वर्ल्ड में देख लीजिए, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हम बोलते हैं, उनके हेल्थ सिस्टम सक्सेसफुल क्यों है। अगर आप कनाडा ले ले, ऑस्ट्रेलिया ले ले, यूके ले ले, यूएस ले ले, सबके फर्स्ट है कि प्राइमरी हेल्थ केयर बहुत स्ट्रॉन्ग और रोबस्ट है। तो हर कम्युनिटी में, मान लीजिएगा अगर एक कम्युनिटी में 5000 लोग हैं, 10,000 लोग हैं, तो वो 10,000 लोग की एक डेडिकेटेड फैमिली फिजिशियन जिनको सब कुछ पता होता है उनके परिवार के बारे में। अच्छा, मतलब जेनरेशन से हम लोग बोलते हैं कि वूम्ब टू टूम्ब केयर। वूम्ब मतलब माँ के पेट में रहने से और टूम्ब मतलब ग्रेव में जाने तक, मतलब अंतिम तक जो डॉक्टर साथ देते वो है प्राइमरी हेल्थ केयर फिजिशियन। और तो हर स्टेज ऑफ लाइफ, हर जेनरेशन, तो हम अगर दादाजी को भी देख रहे हैं, उनके पिताजी को भी देख रहे हैं, हम बच्चे को भी देख रहे हैं। और विड्थ ऑफ नॉलेज इस स्पेशलिटी में जो है बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर मेरे ओपीडी में अगर कोई आता है तो पहला पेशेंट हो सकता है सर्दी ज़ुकाम का, नेक्स्ट वाला हो सकता है कि कोई डायबिटीज़ लेके आए, थर्ड हो सकता है कि कोई हड्डी टूट के या स्प्रेन करके आए, फोर्थ हो सकता है कि कोई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन लेके आए। तो जो स्पैन ऑफ डिजीज़ जो है वो बड़ा कमाल का है। तो इसलिए हम लोग फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या गेट कीपर फैमिली फिजिशियन बोलते हैं। सो हर व्यक्ति आके उनके सारे समस्याओं को इनके साथ बात करके सुलझा सकते हैं, ये है फैमिली फिजिशियन। एक क्या कोई ऐसी व्यवस्था व्यक्ति अपने लिए बना सकता है कि उसको डॉक्टर्स के पास जाना ही ना पड़े? बिल्कुल। वो कैसे? और ये है कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर जो बोलते हैं, अब बीमार होने पे या इमरजेंसी होने पे तो लोग पहुंचेंगे ही डॉक्टर के साथ, पर वेलनेस जो है कि अच्छे कैसे रह सकते हैं हम, तो इसके लिए जो जांच, एक होता है कि बहुत सारे लोग टेस्ट करा लेते हैं आजकल बिना समझे, और लैब्स भी ऐसे है कि पूरा एकदम 70-80 टेस्ट के पैकेजेस बेचते रहते हैं और करते रहते हैं। पर हमको डॉक्टर के तौर पे जो देखना है कि एक तो पूरा उनका हिस्ट्री लेना है कि उनकी फैमिली में क्या क्या रोग की संभावनाएं है या हो चुकी है, उनके जो लाइफस्टाइल है वो कैसे है। अगर वो बैठ के एक जगह में काम कर रहे हैं या फिर अगर मान लीजिए सेल्समैन है तो इधर दौरा भागी कर रहे हैं, कितना चल रहे हैं, कितना उनका मतलब एकदम सेडेंटरी लाइफस्टाइल बोलते कि बैठ बैठ के एक जगह पे खाना पीना कंप्यूटर में काम करना, ऐसा है। स्ट्रेस लेवल उनका कैसा है। आजकल की ज़िंदगी में सब कोई भाग दौड़ में व्यस्त है, पर उससे क्या होता है कि स्ट्रेस लेवल आपकी बढ़ती है। और स्ट्रेस लेवल हम आगे भी आपको डिटेल में बताएंगे, पर उससे बीमारियां ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि ब्रेन में कॉर्टिज़ोल एक हार्मोन होता है जो रिलीज़ होता है, और जितना वो कॉर्टिज़ोल रिलीज़ होगा, आप स्टेरॉइड का नाम सुने होंगे, तो वो स्टेरॉइड के जैसा काम करता है। कॉर्टिज़ोल है ही स्टेरॉइड, नेचुरल स्टेरॉइड। अच्छा, तो स्टेरॉइड अगर बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो शुगर की चांसेस हो जाती है, हाई बीपी की चांसेस हो जाती है, आपको लाइफस्टाइल के भिन्न भिन्न प्रकार के रोग आपके शरीर में आने लगता है, मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करने लगता है।
अच्छा। तो अगर हम ये हर एक चीज़ को प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के तौर पे सोचें और उस आधार पे हम कुछ कुछ टेस्ट कराएं जो उनके लिए स्पेसिफिक है, या कैंसर जैसे बीमारी कि इनको कैंसर होने के चांसेस है कि नहीं, कितने प्रतिशत चांसेस है, ये हिस्ट्री पूरा लेके और उसका जो कैंसर के मार्कर्स है, कौन से एज में क्या करना चाहिए। एक एक एज में एक एक टेस्ट होता है कि अगर 40 के ऊपर है एक सेपरेट लिस्ट ऑफ टेस्ट होता है जो हम कर सकते हैं। जैसे उसको थोड़ा डिटेल करिए। हाँ, तो अगर मान लीजिए कि डायबिटीज़ का हम सोच रहे हैं, तो एक तो उम्र हम लेंगे कि क्या है, फैमिली हिस्ट्री क्या है, उनके लाइफस्टाइल क्या है, स्मोकिंग या अल्कोहल की कोई हिस्ट्री नहीं है, उनके खान पान वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है, ये देखना पड़ेगा। और टेस्ट कराएंगे हम, एक सी पेप्टाइड टेस्ट होता है जिसमें पता चलता है कि कौन से टाइप के डायबिटीज़ आपको होगा। अच्छा। एक HbA1c के टेस्ट होता है जो 3 महीने के एवरेज ब्लड शुगर बताती है। उसके फास्टिंग करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं होता है, जो फास्टिंग ब्लड शुगर जैसा होता है। और उसमें अगर 6.5 के ऊपर आपकी रीडिंग आती है तो उसमें क्या होता है, डायबिटीज़ कहलाते हैं। जो 5.7 से 6.5 में जिनके वैल्यू आते हैं उनको हम प्री डायबिटीज़ बोलते हैं। प्री डायबिटीज़ मतलब जिनको डायबिटीज़ होने की शंका हो सकती है फ्यूचर में या भविष्य में। और उसमें भी जब आते हैं तो हम उनके काउंसलिंग करते हैं बैठ के कि क्या उनको करना चाहिए, क्या उनका प्रेजेंट लाइफस्टाइल क्या, वो भी तो हमको डॉक्टर के तौर पे समझना पड़ेगा। और अगर हम समझना चाहते हैं तो हम उनको टाइम देंगे, और टाइम बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम उनको अच्छे से सलाह दे पाए। तो जैसे हम बोलेंगे कि अच्छा आपका 5.7 से 6.5 रेंज में है तो अभी आप ये एक्सरसाइज ऐसे कीजिए। आपका जो लाइफस्टाइल है, अच्छा आपका अगर स्ट्रेस ज़्यादा है तो ठीक है, आजकल के तौर पे योगा का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मतलब जो वैल्यू है, तो उसमें आप जैसे थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा योगा कीजिए, तो उसमें मेंटल रिलैक्सेशन आपका होगा। टाइम पे सोइए, नींद बहुत बहुत आवश्यक है, तो कम से कम 6 घंटा सोना। फिर आप ये एक्सरसाइज 30 मिनट का कम से कम आप 5 दिन हफ्ते में आप कीजिए। खाने में ये परहेज़ कीजिए। तो ये एक डायबिटीज़ का हो गया। बाकी रहा कैंसर का, जैसे कि आप सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर, ये बहुत मतलब आजकल के ज़माने में बहुत कॉमन हो रहा है। तो ब्रेस्ट कैंसर का क्या होता है कि ये फैमिली हिस्ट्री पर बहुत डिपेंड करता है। अगर आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को हुआ, जैसे कि मम्मी हो गया या मौसी हो गया या ग्रैंड मदर हो गया, तो ऐसे में तो उनको 40 के बाद कुछ टेस्ट्स जैसे कि अल्ट्रासाउंड या मैमोग्राम बोल के जो टेस्ट है वो हर साल में करना चाहिए। अच्छा। अगर कुछ आता है उसमें लक्षण तो उसमें फिर 6 महीने पे या 3 महीने के तौर पे कि कौन से ग्रेडिंग में आते उसको फॉलो अप करना होता है। सर्वाइकल कैंसर मतलब जो गर्भगृह का जो मतलब पाथ होता है जहाँ से बच्चा निकलता है, उधर के कैंसर ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बोल के एक वायरस है जो नॉर्मली प्रेजेंट होता है सब मतलब महिलाओं में या अच्छा। ये महिला पुरुष के संबंध के लिए। अच्छा। तो ये इससे क्या होती है कि आपका सर्वाइकल कैंसर के चांसेस बढ़ते हैं। अभी इसके वैक्सीन भी आ चुके हैं, तो अभी 11 साल के बच्चियों को, इवन लड़कों को, अभी हाल ही में एक गार्डासिल 9 बोल के एक वैक्सीन आया है जो ये 9 तरीके के स्ट्रेन्स ऑफ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इनको प्रिवेंट करने के लिए हम 2 डोज 14 साल के नीचे जो बच्चे होते हैं उनको देते हैं और 14 साल से 45 साल तक देते हैं। पर हम रेकमेंड करते हैं कि जितना जल्दी दे उतना बेहतर। अच्छा। और 14 साल के ऊपर 3 डोज होता है। एक होता है 0 जो पहला वाला डोज, फिर 2 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद। तो इससे प्रिवेंट हो सकता है। तो और पैप स्मीयर बोल के एक टेस्ट होता है जहाँ पे हम एक सैंपल लेते हैं और उसको जांच करके देखते हैं कि कोई कैंसर की चांसेस होते नहीं तो होते हैं कि नहीं, और महिलाओं को हर 3 साल में वो करना चाहिए। अच्छा। तो ये सारे चीज़ जानकारी होना सबको, ये इसी को प्रिवेंटिव केयर बोलते हैं। इसी को प्रिवेंटिव, कि आप बीमार होने के पहले ही अपने शरीर की सही जांच पड़ताल कर लें जी,
और अगर वो सही समय पे हो जाए जी, तब बीमारी से बचा भी जा सकता है, और बीमारी हो तो शायद जल्दी उपचार भी संभव होता है। बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। क्यों आपको ऐसा लगता है कि इंडिया में प्रिवेंटिव केयर की ज़रूरत है? और क्योंकि अब जो खर्च अस्पतालों का हो गया है इन दिनों, वो तो मतलब जानलेवा है। सरकारें या तो गरीबों पर खर्च कर रही हैं या बहुत ही अति गरीबों पर खर्च कर रही हैं, लेकिन जो बड़ी संख्या में मध्यम वर्ग है इस देश का, वो तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटलों का बिल भी अदा नहीं कर सकता। बिल्कुल। इसके क्या बचाव आप देखती हैं सामाजिक व्यवस्था में? कैसे इसको बाहर निकाला जा सकता है ऐसे लोगों को? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 70% जो हमारे पॉपुलेशन है वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो बोलते हैं कि अपने पॉकेट से खर्च करके हमको स्वास्थ्य की कोई भी चिकित्सा करनी होगी, वो भटकते रहते हैं हॉस्पिटल में। वो शिकार हो जाते, कोई अफोर्ड कर पाता है, कोई नहीं अफोर्ड कर पाता है। अब क्यों प्राइमरी हेल्थ केयर, अगर आपके पास हर परिवार में एक प्राइमरी हेल्थ केयर, एक फैमिली डॉक्टर हो जाए, तो ये तो पहले से ही आपको गाइड कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए। तो बीमारी होने से पहले ही अगर गाइड कर रहे हैं तो ये इमरजेंसीज भी कम आपके होंगे। बीमारी पता होने से पहले अगर गाइड कर रहे हैं तो बीमारी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ओवरऑल आपके एक्सपेंडिचर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा कि अस्पतालों में आपका अपने पारिवारिक जो चिकित्सक है उनसे आप सलाह मशवरा कर सकते हैं कि हम, आप बताइए कि हम कैसे क्या करेंगे। तो एक ट्रस्ट का जब रिलेशनशिप हो जाता है ना, तो जो भी शंका आपके, जो भी डाउट आपके मन में, सब आप एक्सप्रेस कर पाते हो। तो बीमारी होने से पहले हम जड़ से हम चाह रहे कि उसको मिटाए या हेल्प करे, या उपचार भी जब करना हो एकदम इनिशियल स्टेज में हम कर पा रहे क्योंकि वो कांटेक्ट है, तो खर्च ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अच्छा, इन दिनों देखने में आ रहा है, बहुत सारे लोग तो घबरा जाते हैं क्योंकि अब वीडियो सामने आ जाते हैं, हार्ट अटैक्स के बहुत वीडियो आ रहे हैं, जो सडन कार्डियक अरेस्ट है उसके बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं। एक डॉक्टर के तौर पर आपने क्या पाया, क्यों ऐसा हो रहा है कि अर्ली एज में लोगों को सडन कार्डियक अरेस्ट कर जा रहा है? जी, एक कई सारे रीज़न हैं इसके लिए। एक तो कि उनके लाइफस्टाइल, जैसे मैंने बताया कि स्ट्रेस बहुत बढ़ गई है अभी, और स्ट्रेस बढ़ने के साथ साथ क्या हुआ है कि ये जो क्रॉनिक मेडिकल कंडीशंस जो है, जो रिस्क फैक्टर्स है हार्ट डिजीज़ के, अच्छा। जैसे कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड की बीमारी, हाँ, लाइफस्टाइल के जो एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहलाता है, जिसमें आपकी मोटापा, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड हाई होना, हाँ, और ये सारे मिल के एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज़ का। अच्छा। तो अभी जो लाइफस्टाइल शहरों में, जब मैं बता सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा ये जंक फूड खाना, जो हाथ के सामने जो इजी एक्सेस जो है वो लेके खा लेना, या एक जगह पे बैठ के घंटों काम करना, कोई भी कसरत करना, या कोई भी इच्छा भी नहीं है, लोग टायर्ड भी हो रहा है क्योंकि भाग दौड़ में इतने जूझे हुए हैं, मतलब एक साथ, तो बड़ा मुश्किल है वो एक। दूसरा, हाल ही में जो हमारा कोविड जो आया है, इसके बाद बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि बहुत ज़्यादा ये हार्ट अटैक, जैसे आप बोले कि अब कम उम्र में होना शुरू हो गया है। तो कोविड का एक जो खासियत है कि सर्दी जुकाम, और एक जो है कि ब्लड को क्लॉट करने की क्षमता, ये वायरस की जो थी, कोविड की ये हार्ट अटैक्स को ज़्यादा मतलब प्रोन करता है। अच्छा। और मायोकार्डाइटिस मतलब हार्ट की सूजन होना, ये भी एक साइलेंट होता है जो ये क्लॉट करने के साथ साथ होता है। तो बहुत लोगों का अगर अस्पताल नहीं भी जाना पड़ा, उतना चिकित्सा भी नहीं कर, एकदम आके चला भी गया कोविड, तो ये असर रह ही जाता है। तो आप ये कह रही हैं कि ये मामलों के पीछे जो कोरोना वायरस का 2-3 वर्ष तक प्रकोप रहा, वो जिम्मेदार है? बिल्कुल है। उससे हमारे हृदय थोड़ी बहुत तो बीमार पड़े हैं, बिल्कुल, कि वो आसान कारण बन रहे हैं इस तरह के अरेस्ट का। जी, ये साइलेंटली ये सूजन हो रहा है हार्ट में, जो बहुत लोग मतलब
पता नहीं चल रहा है, बहुत लोग बोल नहीं सकते, बहुत लोग जांच भी आजकल नहीं करना चाहते। बहुत कम लोग हैं जो कोविड का टेस्ट बाकायदा, क्योंकि उनको लगता है घर में कैद हो जाएंगे, हमको दूसरे तरीके से देखना शुरू हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग, ये सोशल मीडिया पे चलता है, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जो वैक्सीन है जी, उसके कारण अर्ली एज में हार्ट अटैक के केसेस आ रहे हैं। हमारी जो वैक्सीन हमें लगाई गई जी, उसमें कोई कमी थी? देखिए वैक्सीन में तो कमी ऐसे बोल नहीं सकते, क्योंकि वैक्सीन ने बहुत लोगों को बचाया है। और वैक्सीन का जो ये एंटीजन एंटीबॉडी का जो कॉम्बिनेशन है, तो वैक्सीन तो हर तरीके का है और कोविड का भी बना था। तो अभी स्टडी ऐसे हुआ भी नहीं है कि हम ऐसे बोल सकते हैं या प्रमाण कर सकते कि वैक्सीन की वजह से, पर कोविड बीमारी के वजह से जो हार्ट पे असर पड़ा है, उससे हार्ट अटैक होने की चांसेस ज़्यादा है, ये हम बता सकते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल इस देश के, भले उनको पता ना लगा हो, लेकिन वो वायरस की चपेट में तो आए ही थे। बिल्कुल। तो मतलब फिर तो सारे लोगों के ही हृदय थोड़े थोड़े बीमार होंगे, थोड़े थोड़े सूजन वाले होंगे, थोड़े थोड़े बीमार होंगे, और जिनका रिस्क फैक्टर्स और है, जिनके शुगर है उसके साथ, हाँ। जिनके लाइफस्टाइल बहुत अधिकतर खराब है, हाँ। जो स्मोकिंग है करते हैं, जो अल्कोहल लेते, उनके रिस्क बढ़ते, तो वो लोग शिकार हो जाते। जिनके स्ट्रेस ज़्यादा होते, वो लोग शिकार हो रहे हार्ट अटैक के। स्ट्रेस पर आप बहुत जोर दे रही हैं। स्ट्रेस, आप ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी बीमारियों की जड़ तो स्ट्रेस या तनाव में ही छिपी हुई है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि ये कैसे असर डालता है आपकी सेहत पर, और इससे कैसे नुकसान होता है, कैसे हम बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। जी, आप पिछले दिन देखेंगे कि हमारे दादा दादी के टाइम से बोलते हैं, हमारे मम्मी पापा भी तो बहुत व्यस्तता में ही रहे, और उनके टाइम से ये जो ज़्यादा स्ट्रेस, ज़्यादा काम, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा लोगों को मिले हैं काम के सिलसिले में, बहुत सारे एक मल्टीटास्किंग लोग करते हैं, और उपार्जन के लिए मतलब ये तो आवश्यक भी है और करना भी पड़ता है। पर पहले के ज़माने में लोग अर्न करते थे, पर बहुत उनके काम और इतना टेंशन वाला ज़िंदगी नहीं था। एक पारिवारिक बंधन था, सब कोई एक साथ रहते थे। तो ये जब होता रहता है तो हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन बोल के एक हार्मोन है जो मूड स्टेबलाइजर है। अच्छा। तो ये सेरोटोनिन की घाटती की वजह से डिप्रेशन और ये सब जो मेंटल बीमारी होती है, तो मतलब सेरोटोनिन जब घट जाता है। जी जी। और ये हार्मोन है? ये हार्मोन है। कहाँ से निकलता है? ये ब्रेन से, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। अच्छा। तो ये जब टेंशन और इसमें ना, तो सेरोटोनिन का वो मूड स्टेबलाइजिंग इफेक्ट ठीक नहीं रहता अच्छा। है। तो और दूसरा जो मैंने बताया कि स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिजोल का सिक्रीशन, ये भी एक और हार्मोन है जो स्टेरॉइड हार्मोन है। अच्छा। कॉर्टिसोल नाम। स्टेरॉइड मतलब वृद्धि कारक। हाँ, किसी काम को और तेजी से काम कराता है, बढ़ाता है। जी जी जी। तो स्टेरॉइड जैसे कि औषधि के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कोई आर्थराइटिस हो गया या कोई भारी कोई बीमारी हो गई, जैसे कोविड में भी बहुत सारा स्टेरॉइड यूज हुआ है। पर स्टेरॉइड के काफ़ी सारे साइड इफेक्ट्स भी हैं। ये तो नेचुरल स्टेरॉइड है जो हमारे ब्रेन से निकल रहे हैं। ये नेचुरल स्टेरॉइड हर दिन अगर ऐसे निकलते तो वो तो कुछ साइड इफेक्ट्स उसके होंगे, छोड़ेगा। तो उसके वजह से शुगर हो रहा है ज़्यादा, उसके वजह से मोटापा ज़्यादा हो रहा है, उसके वजह से प्रेशर, और ये सारे रिस्क फैक्टर्स जो है तो अल्टीमेटली स्ट्रोक या फिर हार्ट अटैक में मतलब परिवर्तित हो रहे हैं। तो जड़ तनाव है, स्ट्रेस है। बिल्कुल। अच्छा, वो सेरोटोनिन बताया आपने जी। ये ज़्यादा निकलना चाहिए और वो कम निकलने लगता है जब आप तनाव में होते हैं। जी। तो ऐसा क्या करें कि वो निकलता रहे? तो एक तो है कि मेडिटेशन और योगा का बहुत फ़ायदा है। अच्छा। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का बहुत फ़ायदा है योगा में। सिर्फ जैसे अनुलोम विलोम बता दिए या फिर कपालभाति या भस्त्रिका, पर एक ब्रीदिंग फ्लो एक्सरसाइज होता है योगा में जो ये सेरोटोनिन को सही मात्रा में सिक्रीट करवाता है, मूड को स्टेबलाइज्ड रखता है और शांत रखता है कि हम काम भी कर पाए और हम विचलित नहीं हुए। मतलब आपने अंग्रेजी विद्या से अर्जित चिकित्सा विज्ञान को पढ़ा है, फिर भी आप कह रही हैं कि योगा जो इंडिया का एक जो सुबह के संस्कारों से जुड़ा एक विषय था वो काम करता है। बिल्कुल, और हम मानते भी है कि जो चीज़ सही मतलब एकदम आसान तरीके से होता है, वो हम आसान वो रास्ता नहीं चुन के हम क्यों दवाई के माध्यम से जाके हम इतना दवाई सारा प्रिस्क्राइब करें।
जो चीज़ नेचुरल तरीके पे होता है हम पहले उस चीज़ पे भरोसा करके उसको करके फिर हम उससे नहीं काम हो रहा है तो फिर हम दवाई में जाएंगे। तो हम बिल्कुल भरोसा करते हैं। चिकित्सा को लेकर बहुत सारे मिथ होते हैं जिनको लेकर लोग परेशान होते हैं। मैं ही कई बार ये शोध पढ़ देता हूँ कि कॉफ़ी पीने से कैंसर होने का खतरा घट जाता है, फिर कुछ दिन बाद एक रिपोर्ट आती है कि कॉफ़ी पीने से कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जी। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे लोग कहते हैं कि घास में पैदल चलने से आंखें तेज होती हैं। ये कुछ मिथ आपने भी सुन रखे हैं और इनकी सच्चाई क्या है? हाँ, मिथ बहुत सारे हैं जैसे हेल्थ को लेकर और अभी तो सोशल मीडिया के तौर पे तो कुछ ज़्यादा ही है। हाँ। अब कौन सा मिथ बताए और कौन सा नहीं बताए ये भी एक है, पर सबसे जो मेंटल हेल्थ को लेके जो मिथ है कि ये तो कोई बड़ी बीमारी नहीं है, इसको मतलब इग्नोर करना चाहिए, जो एक सोशल स्टिग्मा है मेंटल हेल्थ। तो ये हम बताना चाहते हैं कि फिज़िकल हेल्थ जितना इम्पोर्टेंट है, मेंटल हेल्थ उसके साथ बिल्कुल मतलब इंटरवोवन है या जुड़ा हुआ है वैसे। तो ये भी हमें मतलब बहुत देखना चाहिए। दूसरा, जो चीनी को लेके एक जो खतरा सबको ही महसूस करवाता है, नो डाउट कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हम बोलते हैं जो हमको चावल गेहूँ इसमें मिलते हैं, वो अच्छे भी हैं बुरे भी है। अब कैसे अच्छे हैं, आप चीनी बोलिए या चावल, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है। हमको ये क्यों आवश्यक है? क्योंकि हमारा ब्रेन कार्बोहाइड्रेट से, शुगर से चलते हैं, इसलिए अच्छा। बच्चों को देना इंस्टेंट एनर्जी देता है। सेरोटोनिन का बात फिर से आ जाता है कि चीनी सही मात्रा में लो तो सेरोटोनिन मूड स्टेबलाइज करवाता है। अच्छा, तो ये सारे हो गए गुण। पर इसको ही आप एक्सेस लेना चालू करो कि 2 चम्मच चीनी हर कप चाय में, कॉफ़ी में डाल रहे हो, दिन में 3-4 बार आप चाय कॉफ़ी पी रहे हो, या केक, पेस्ट्री और ये मिठाई, इसका मतलब अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिल गया और आप ओवरडू कर रहे हो। तो तब ये चीनी एक्सेस जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है फैट में, या एक्सेस कार्बोहाइड्रेट जो हो जाता है वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल और ये सब बढ़ जाता है। तो इसलिए ये कुछ मिथ्स है जो हम क्लियर करना चाहते बिल्कुल हैं। एक मिथ और है, बहुत सारे लोग हैं, खासतौर पे लड़के, जब बियर पीना शुरू करते हैं तो ये बोल के ही पीना शुरू करते हैं कि मेरा पथरी इससे ठीक हो जाएगा। जो स्टोन हो जाता है किडनी में कई बार, उसको बाहर निकालने के लिए बोलते हैं बियर पीने से ये बाहर निकल जाएगा। इस पे कितनी सच्चाई है? हाँ, तो इसमें हम बोलना चाहते हैं कि बियर पीने से सबसे बड़ा खतरा जो है वो है कि यूरिक एसिड बढ़ जाता है। अच्छा, सब अल्कोहल से यूरिक एसिड जुड़ा हुआ है, पर बियर से तो अधिकतर। अच्छा, तो और यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है वो जमा होने लगता है हमारे जोड़ों में। सबसे कॉमन है कि पैरों की जो अंगूठा है उधर ये क्रिस्टल्स जमा होके बहुत पेन वाला एकदम सूजन हो जाता है, वो गाउट कहलाता है। तो ये गाउट का एक समस्या, और यूरिक एसिड खुद से किडनी में स्टोन बना सकता है अगर अधिकतर मात्रा में हो हमारे खून में। तो ये बिल्कुल मिथ है कि और कितना गलत चल रहा है ये। बिल्कुल, मतलब बियर पीने से पथरी बाहर नहीं निकलती बल्कि एक और नई पथरी बन सकती है। बिल्कुल। और अगर सुबह आपके पैरों में दर्द हो रहा है तो वो भी, उसका भी कारण बियर ही हो सकती है, यूरिक एसिड जब बढ़ता है। एकदम सही। आंखों को लेकर ये है कि घास पे चलने से आंखें ठीक हो जाती हैं। इसको लेकर कोई शोध, कोई स्टडी है कि ये सब बातें ऐसी? स्टडी तो नहीं है, पर ये जो मुझे लगता है घास क्योंकि हरा है और पहले से हम सुनते आ रहे हैं कि कोई हरा चीज देखने में अच्छा लगता है, हरा भरा दिख रहा है, हरा भरा दिख रहा है, तो उससे मुझे लगता है ये मिथ बन गया, पर कोई स्टडी ऐसे नहीं। बिल्कुल। एंटीबायोटिक को लेकर एक बहुत ज़रूरी सवाल आपसे करना है। हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जो पहला प्रिस्क्रिप्शन ही लिख रहे होते हैं तो उसमें भी एंटीबायोटिक लिख देते हैं। ये फार्मा इंडस्ट्री ने हमें जो दिया है, इससे कितने नुकसान हैं और एंटीबायोटिक होता क्या है, कितना ज़रूरी है, कब लेना चाहिए? बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और क्यों है कि एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरिया के लिए बना हुआ है। अब जीवाणु हर तरीके का होता है, एक बैक्टीरिया होता है, एक वायरस होता है, एक पैरासाइट होता है और एक वर्म होता है, जो ये छोटा छोटा वर्म्स इन्फेस्टेशन जो क्रीमी कहलाते हैं बच्चों में, ये 4 तरीके। तो मतलब बैक्टीरिया जनित जो बीमारी हो जी, उनके लिए एंटीबायोटिक। बिल्कुल।
तो अगर हम पहले बुखार हमको हुआ हाँ। और पहला दिन में कि जोड़ों का दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, बुखार लेके हम डॉक्टर के पास गए, 90% टाइम ये वायरस के वजह से होता है। ओके। अब डॉक्टर को मिल के एंटीबायोटिक ही लेना चाहिए, और क्योंकि वायरस को ट्रीट करने में एंटीबायोटिक का कोई भी रोल नहीं है। अब आप ही बताइए, पेट्रोल गाड़ी आप डीजल से चला सकते हैं? नहीं। तो यही वही बात हो गया कि आप एंटीबायोटिक लेके जो बैक्टीरिया ट्रीट करने के लिए, वो आप वायरस को ट्रीट करने के लिए दे रहे हो। तो क्या हो रहा है, ट्रीटमेंट तो कुछ हो नहीं रही है, उसका साइड इफेक्ट आपको हो रहा है। और जो जीवाणु है उनको पता लग रहा है कि एंटीबायोटिक के कंपोनेंट्स क्या है। अच्छा, तो अगर बैक्टीरिया को आपकी इंफॉर्मेशन का पता लग गया बिना कारण के, क्योंकि बैक्टीरिया तो अभी डिजीज कर नहीं रही है। हाँ। वो जानकारी उसको हो गया, तो आप अगर कोई डेंजर में हो तो आप आपके फ्रेंड्स को, बंधुओं को आप सतर्क करोगे कि नहीं? बिल्कुल, हाँ। तो बैक्टीरिया भी सतर्क कर रहा है कि भैया ये तो अभी आया है, तो इसके लिए हमको गार्ड लेना है। हमको ऐसा कुछ इंसानों ने बना रखा है, तो हमें इससे पावरफुल कुछ बनाना है। हम, हाँ, और वो गार्ड बना लेते हैं ऐसे कि आप जब ये एंटीबायोटिक आपको सच में जरूरत होता है, बैक्टीरिया तो ढाल तलवार लेके खड़े हुए हैं, तो वो काम ही नहीं करने देते। तो इससे उत्पादन होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का। अब आप सोचिए कि एंटीबायोटिक कितना महत्वपूर्ण एक दवाई है। जहाँ आपको ज़रूरत है तो वही एक चीज़ है जो आपको ठीक कर सकता है। इसका अगर आप ठीक से नहीं उपचार कर रहे हो, ठीक से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो ऐसा भी दिन आ सकता है जब आपको एंटीबायोटिक एक भी नहीं काम कर रहे और लोग मर रहे हैं सिर्फ नॉर्मल बुखार, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमेशा, और इसका 2 कारण है। एक तो ओवर द काउंटर हमारे देश में दवाइयाँ मिल जाती है। आप गौर करोगे कि किसी केमिस्ट के पास लोग चले गए कि हमको भैया बुखार हो रहा है, आप दवाई दे दो। हाँ। केमिस्ट क्या करता है, पहले 2 एंटीबायोटिक आपको, भैया ये आप ले लो तो आप ठीक हो जाओगे। बिना जानकारी के कि क्यों बुखार हो रहा है, कितने दिन से हो रहा है। तो डॉक्टर का तो वही काम है ना कि डॉक्टर अच्छे से पूरा हिस्ट्री ले, पता करे, उनको सुने, फिर सलाह दे कि हाँ। तो ये चीज़ हमको बंद तो करना चाहिए कि ओवर द काउंटर हम विटामिन ले सकते हैं, हम पैरासीटामोल ले सकते हैं, हम खांसी का दवा ले सकते हैं, पर हम एंटीबायोटिक नहीं ले सकते, हम नींद की गोली नहीं ले सकते। नींद की गोली में तो जैसे साइकेट्रिक दवा हो गया, उसमें हमारे रेगुलेशंस है, बट एंटीबायोटिक के लिए अभी भी नहीं है, तो इसलिए ओवर द काउंटर मिल जाता है। दूसरा है कि डॉक्टरों के तौर पे, जैसे कि गांव में हो गया, 100 लोग एक दिन में लोग देख रहे हैं, 2-2 मिनट के टाइम दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि अच्छा, बिना सुने उनको लगता है कि अच्छा ये तो एकदम ब्रह्मास्त्र हो गया, एंटीबायोटिक हम दे देते तो ठीक हो जाएंगे। तो ऐसे ओवर प्रिस्क्रिप्शन पे प्रिस्क्रिप्शन चले जा रहे हैं। रिजल्ट क्या है, सिर्फ रेजिस्टेंस। अभी जो सिंपल जो दवाई थी पहले हमारे, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स जो डिफरेंट, अभी हाल ही में वो सब काम करना बंद कर दिया। तो ये बहुत बड़ा महामारी हो सकता है इन फ्यूचर अगर हम अभी नहीं स्टेप्स लिए कि एंटीबायोटिक सही टाइम पे, ठीक टाइम पे, डॉक्टरों के जांच के बाद ही ले, तो वो बेहतर है। अब इसमें ये सवाल आता है कि आप और हम जैसे बहुत हायर इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो इस पर सवाल करते हैं, लेकिन एक आम इंसान तो डॉक्टर पर ही भरोसा करता है ना। वो डॉक्टर के पास जाएगा और डॉक्टर एंटीबायोटिक थमा देगा, वो कैसे इसका बचाव करे, वो कैसे बचे? जो दूसरे मुद्दे पे हमको लाती है कि गांव के लोग जो इसके शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल। और गांव के लोग में डॉक्टर कौन सा देख रहे, डॉक्टर है कि क्वैक है, ये भी तो बात है कि जो, और उनको तो जानकारी है नहीं कौन डॉक्टर असली डॉक्टर है, कौन क्वैक है। तो वो जा रहे और ऐसे एंटीबायोटिक। इसलिए ये जो प्राथमिक जो चिकित्सक है, इनको एम्पावर करना, या इनका एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के साथ इनको लाइसेंस के समेत, मतलब हर पीएचसी में पोस्ट करना, गवर्नमेंट के साथ एक साथ होके काम करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये कैसे किया जाए, गवर्नमेंट के साथ ही हमको चलना पड़ेगा। प्राइवेट संस्था जो है उसमें विश्वास पहले लाना पड़ेगा। जैसे प्राइवेट प्रैक्टिशनर के पास अगर कोई जाता है और कोई अच्छे से देखता है, कोई भी डॉक्टर
5 से 7 मिनट या 10 मिनट देगा ही जो अच्छा होगा। तो वो विश्वास से लेके फिर कोलैबोरेशन, इंक्लूशन, ये सब हमको करके एक साथ चलना है। ठीक है, आपने कहा कि प्राइमरी जो हेल्थ केयर के लोग होते हैं जी वो कई बार सिम्टम्स और बॉडी साइंस से लोगों को पहचान जाते हैं। जी। कुछ ऐसे बॉडी साइंस जो आप बता सकें, शरीर के ऐसे सूचक जिनको देखकर डॉक्टर को पता लग जाता है कि ये शायद इसका ये ऑर्गन बीमार है या ये बीमारी हो सकती है? बिल्कुल, जैसे कि पहले 2-3 कॉमन आपको हाँ। मतलब सिम्टम हम बताते हैं। बहुत लोग आके बोलते हैं कि हमको बहुत वीक लगता है, हाँ। बहुत सुस्त लगता है। हाँ। अब सुस्त लगने के कई सारे रीजंस होते हैं। अब उम्र के हिसाब से अगर कोई बच्चा आके बोलता है कि हमें, पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चा एकदम डल है, मतलब ज़्यादा कुछ एक्टिव नहीं है, सुस्त लग रहा है आजकल में, तो हम सोचेंगे अच्छा बच्चे को कोई आयरन की कमी हो गई या कोई विटामिन की कमी हो गई या कोई मतलब अगर उसके साथ कुछ और सिम्टम है, जैसे कि अगर हम देखें कि आयरन की कमी हो गई तो उनको सुस्त लगेगा, बच्चा एकदम खाने में मन नहीं है, कुछ कंसंट्रेशन नहीं है, एग्ज़ाम जो पहले अच्छा करता था वो अभी नहीं करेगा, ऐसा। अगर ये बच्चे में टाइप 1 डायबिटीज़ मान लीजिए कि है, तो उसके साथ बच्चे में वेट की कमी, वेट घटना शुरू हो जाएगा, सुस्त लगना शुरू होगा, बार बार पेशाब करने लगेगा, ये लक्षण। फिर अगर हम देखते हैं कि बच्चे को कुछ थायराइड की प्रॉब्लम हो गई है, तो बहुत ज़्यादा थायराइड की होती है, वीकनेस तो होती है, नींद आते रहता है, कुछ जान बिल्कुल नहीं बचती है और एकदम बहुत ज़्यादा ठंड लगना या बहुत ज़्यादा गर्मी लगना, ये थायराइड की शिकायत है। जैसे इसके साथ साथ हम बताएंगे कि दूसरा होता है कि ये जो क्रॉनिक डिजीज़ेज़ है, कुछ कुछ चीज़ हम अगर देख ले रिपोर्ट में या कुछ कुछ सिम्टम अगर हमें पता चले, जैसे कि 45 के अबव अगर कोई आपके पास ये हेल्थ चेकअप करके आता है और आप देखते हो कि हीमोग्लोबिन कम है, हीमोग्लोबिन कम हमारे देश में बहुत लोगों को होती है, हम बोलते हैं हाँ ठीक है आपका आयरन डेफिशिएंसी है। हर हीमोग्लोबिन कम आयरन डेफिशिएंसी नहीं होता है। अच्छा। आयरन डेफिशिएंसी हो सकता है, किसी को थैलेसीमिया होता है। थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, उसके 2 वेरिएंट होते हैं, एक थैलेसीमिया माइनर और एक थैलेसीमिया मेजर। उसमें भी हीमोग्लोबिन की कमी होती है, उसमें आयरन खाने से भी हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है उसमें 4 चेन होते हैं, 2 अल्फा 2 बीटा के, एक चेन मिसिंग हो जाता है तो उसको माइनर कहलाते हैं। तो उसमें कुछ नुकसान ऐसे जीवन भर नहीं होता, पर हीमोग्लोबिन हमेशा लो रहता है, तो उसमें तो आयरन ओवरलोड करके हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ये एक हो गया। दूसरा है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, जो अधिकतर जो शाकाहारी लोग हैं उनको विटामिन B12 की कमी रहती है, उसमें भी हीमोग्लोबिन की कमी रहती है। बट बाकी जो हीमोग्लोबिन के साथ पैरामीटर्स आते हैं, जो मीन सेल वॉल्यूम, MCV, MCHC, ये जो होते हैं वो बढ़ जाती है, तो वो एक तरीके का हो गया। अब 45 वर्ष के बाद अगर कोई अचानक हीमोग्लोबिन लो हो गया है, जिनका मान लीजिए कि 12 से ऊपर रहता है, अभी आए आपके पास और 7-8 है, तो तुरंत पहला चीज़ जो हम अनुमान करते हैं कि ये कैंसर की पहली लक्षण है। कैंसर कौन सा चीज़ का कैंसर? GI ट्रैक्ट का, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल या फूड पाइप का या स्टमक का या कोलन रेक्टम इंटेस्टाइन का, और उनको इमीडिएटली भेजना है गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी करने के लिए कि कैंसर पहले रूल आउट हो जाए। अच्छा, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है जानकारी। क्या इसी से जुड़ा ये भी हो सकता है कि शरीर का जब तेजी से वजन घट रहा हो तो उससे भी हमें कुछ बीमारियों का पता लगता है? बिल्कुल, मतलब बिना आप कोशिश किए अगर वजन घट रहा हो, अभी तो बहुत लोग हेल्थ और फिटनेस में भी है, हाँ। तो लोग मतलब जिम जा रहे हैं या योगा कुछ लोग कर तो घटा ही रहे रहे हैं, हैं। हाँ तो घटा रहे, पर अगर बिना मतलब का आपका वजन घट रहा है, आपका खाने का इच्छा नहीं हो रही है, हाँ। आपको सुस्त लग रहा है, तो आपको कैंसर की जांच करवा लेनी चाहिए। मतलब साधारण सी दिखने वाली चीजें भी बहुत बड़ी बीमारी का संकेत हो सकती हैं। बिल्कुल। इसी तरह बहुत सारे और भी लक्षण होते हैं, जैसे कई लोगों को लगातार सुस्ती रहती है,
लोग कह देते हैं कि B12 की कमी है, बी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उसकी कमी होती है। सुस्ती का भी क्या कोई एक बड़ा लक्षण हो सकता है किसी बड़ी बीमारी का? बिल्कुल, सुस्ती का जैसे कि डायबिटीज़ का हो सकता है, थायराइड की बीमारी का हो सकता है, कैंसर का हो सकता है। ये 3 मेन बीमारी होता है सुस्ती का। पर ये चीज़ अगर नहीं है तो सुस्ती पोस्चर के कारण, मतलब एक क्रॉनिक फैटीग सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें और कोई लक्षण नहीं नज़र आता है पर हमेशा सुस्ती रहता है, कि हमें मसल्स वीक हो जाते हैं। अच्छा। तो ये भी एक और कारण होता है, जो सब कुछ जांच करके अगर हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है फिर भी सुस्त लग रहा है, और विटामिन की डेफिशिएंसी भी ठीक हो गई है, सब कुछ फिर भी मसल एकदम कमज़ोर हो रहा है, तो उसको हम क्रॉनिक फैटीग सिंड्रोम बोलते हैं। एक वर्ड हम इन दिनों बहुत सुनते हैं, दिखाने जाते हैं, कोई लैब पे टेस्ट कराते हैं तो टेस्ट रिपोर्ट में आता है कि आपका फैटी लीवर है। ये क्या है फैटी लीवर? ये फैटी लिवर जो है ये एक साइलेंट किलर हम बोल सकते हैं। मतलब इनका ना कुछ सिम्टम होता है ना साइन होता है। आप देखेंगे जो हेल्थ चेकअप में ये अल्ट्रासाउंड करते हैं उनमें मैक्सिमम लोगों का ये ग्रेड 1 फैटी लिवर बोल के आ जाता है। तो ये क्या होता है कि लिवर की सूजन, फिर से वही लाइफस्टाइल, फिर से वही स्ट्रेस। तो लिवर के 2 एंजाइम्स होते हैं, SGPT और SGOT। ये जब एंजाइम्स बढ़ जाते हैं लिवर में सूजन हो जाता है। जैसे कि बहुत लोग ऑयल ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, बहुत जंक फूड खाते हैं, तो सारा जाके लिवर में जमा होता है और ना उसको कुछ पता चलता है। इधर मोटापा थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, किसी का तो मोटापा भी नहीं बढ़ रहा है। तो इसलिए ये लिवर फंक्शन टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है अगर आपके रिस्क फैक्टर्स होते हैं, कि हम उसको देखें। और अगर SGPT SGOT हाई है मतलब आपकी लिवर की इन्फ्लेमेशन शुरू हुई है, इसको हम घटा के रिवर्स कर सकते हैं। बिल्कुल। कैसे कर सकते हैं? तो कैसे कर सकते हैं कि दवाएं ही लेना है? नहीं, बिल्कुल नहीं, दवाई नहीं। हम लाइफस्टाइल, परहेज, डिसिप्लिन, अपना स्ट्रेस कम करना, चलना फिरना, एक्टिव ज़िंदगी रहना, इससे हम कम कर सकते हैं। अच्छा। फिर अगर ये आप सही तरीके से कर रहे हो, भरपूर कोशिश कर रहे हो और फिर भी नहीं बन रही है और आपको बढ़ रहा है वो, तब आपका आता है दवाई आना। हम अपने हार्ट को लेकर भी अगर थोड़ा सा सतर्क रहें और उसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहें तो हमें कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? हाँ, तो हार्ट का जो, ताकि लोग जिंदा दिल बने रहें। जी, तो हार्ट जिंदा दिल बने रहने के लिए तो मैं बोलती हूँ कि काम के अलावा भी कुछ अपने हॉबीज़ होने चाहिए, कुछ अपने रिलैक्सेशन टाइम होने चाहिए, जहाँ पे आप खुद के क्रिएटिविटी को बढ़ाओ। सिर्फ ये भागदौड़ में नहीं उलझे हुए रहो। तो जो भी जिनका हॉबीज़ है, जैसे म्यूज़िक, कल्चर और डांस, आर्ट, ये बड़ा माइंड को रिलैक्स करता है। तो ये करने पे बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन और हार्ट आपके तंदुरुस्त इसलिए इनडायरेक्टली रहेंगे कि आप कुछ क्रिएटिविटी में आप कोशिश कर रहे हो और आप रिलैक्स्ड माइंड में रह रहे हो। दूसरा है कि आपको सोना बहुत ज़रूरी है, मतलब एटलीस्ट 6 घंटा। रेस्ट अगर आपका ठीक से नहीं हो रहा है तो बॉडी का वो स्ट्रेस फैक्टर, वो अनवाइंड करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो एक के बाद एक आप काम करते जा रहे हो और बॉडी पे स्ट्रेन और स्ट्रेस बढ़ाते जा रहे हो, तो उस पे असर तो हार्ट पे ही पड़ता है, क्योंकि हार्ट आपका पंप कर रहा है ब्लड सारा शरीर में। तो इसमें आपका क्या होगा कि बीपी बढ़ता रहेगा, मतलब कहीं पे आपके जो ब्लड पाइप्स है उसमें कहीं बॉटलनेक है। बॉटलनेक मतलब कहीं पे नैरोइंग है। तो हार्ट को अगर आप वाटर पंप सोचिए कि पाइप में अगर कहीं पे ब्लॉक है तो वाटर जो पंप है उसको ज़्यादा फोर्स देना होगा। तो हार्ट भी को ज़्यादा फोर्स देना होगा। जैसे ही ज़्यादा फोर्स देना होगा तो हार्ट पे प्रेशर पड़ रहा है, तो फिर हार्ट की बीमारियों की भी चांसेस ज़्यादा हो जाती है। तो एक तो ये अपने हॉबीज़ का ख्याल रखें, अपने नींद मतलब पूरा होना चाहिए, एक्सेस भी नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि हम बहुत बिजी, हम इतना नहीं कर सकते हैं, पर एटलीस्ट 6 घंटा तो प्रॉपरली सोए, आराम से सोए। फिर आ जाता है आपका खाना पीना का, कि आप एकदम सात्विक अच्छा खाना, सब्जी और फल
और जो चावल होता है, रोटी होता है, आप थोड़ा सैलड ले ले, फ्रूट्स ले ले डेली, ऐसे करके एक बैलेंस्ड डाइट बनाए रखें। ज़्यादा तला हुआ चीज़, ज़्यादा मीठा चीज़ को अवॉइड करें। ओके। ये हो गया। और लास्ट है कि आपको एक्टिव रहना है। अगर आपका लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि आपको चल फिर के आपको काम करना है तो बहुत बढ़िया। अगर एक्स्ट्रा एफर्ट देना है तो फिर कम से कम आप 30 से 45 मिनट दिन में आपके मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक के लिए रखिए, जहाँ पे आपकी हार्ट एकदम तंदुरुस्त रहेंगे, तब आप बच सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। बहुत सारे लोगों की अब लाइफस्टाइल खराब हो गई है, मतलब स्क्रीन टाइम बढ़ गया लोगों का, मोबाइल पर या कंप्यूटर पर काम करने का समय बढ़ गया है, लेट नाइट लोग जाग रहे हैं, सुबह देर से उठ रहे हैं। इसका क्या दुष्प्रभाव शरीर पर पड़ता है? बिल्कुल, मोबाइल से लेकर और सब कुछ मैंने जितना बताया जी, सारा जो स्क्रीन, हाँ। आप आईपैड ले लीजिए या मोबाइल या टीवी या जो भी, तो ये है टेक्नोलॉजी के अवगुण। क्योंकि मोबाइल में तो सारा दुनिया आ गई है एक साथ। तो जो पहले हम बातचीत करने में जो टाइम अपने परिवार के साथ रखते थे कि शाम में बैठ के कम से कम एक मील साथ में एक के गप्पे मार के हंस खेल के हम खाते थे, या सारा दिन कैसे हमारा रहा ये एक बात करके खाते थे। अभी आप देखेंगे 4 लोग बैठे हैं एक रूम में, चारों मोबाइल चला रहे हैं। एक में हाथ में मोबाइल है और सब कोई देख रहे हैं कि क्या चल रहा है। बात पूरा मतलब बंद ही हो गया है। तो बच्चों पे तो इसका असर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्क्रीन टाइम जो है बच्चों में, जैसे 0 to 5 years हम बोलते हैं कि होना ही नहीं चाहिए। मोबाइल के मतलब एक्सपोजर ही नहीं होना चाहिए किसी भी स्क्रीन में। तो ये इससे क्या होता है कि इमोशनल जो वेलबींग और मतलब बैलेंस्ड जो होना चाहिए वो बच्चों में नहीं होता है। वायलेंस ज़्यादा बढ़ गया है, बच्चों में कंसंट्रेशन घट रहा है, इंटेलिजेंस भी असर हो जाता है, आईक्यू लेवल हट जाता है, क्योंकि आपका वो इमोशनल बैलेंस और ये जो सोशल, हम लोग सब सोसाइटी में रहने वाले, तो ये जो बातचीत करना ये जो बंद हो जाना वो तो इमोशन पे असर करता है। तो बच्चों में बड़ा असर है। अब बड़ों में भी वो एक जगह पे बैठ के इमोशनल वेलबींग पे तो असर करता ही है, दूसरे साथ इनका पूरा चलना फिरना बंद हो गया है एक साथ में बैठ के। अब काम भी ऐसे हो गया है आईटी में कि आप कंप्यूटर के सामने घंटों बैठे हैं। फिजिकल एक्टिविटी आपकी घट गई है। बिल्कुल घट गई। और ये फिजिकल एक्टिविटी घट गई है, और ये जो स्ट्रेस होता है कि स्क्रीन के सामने आप बैठे हो घंटों, ये भी असर कर रहा है। तो अब मुझे तो लगता है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि लोग बात वगैरह पूरा बंद ही कर देंगे। ये जो इतने एआई वगैरह तकनीकी जो भी आ रही है अच्छे है, पर उसका सदुपयोग करना भी बहुत ज़रूरी है। एक आपने एक चर्चा के दौरान कैंसर पर थोड़ा बात की थी, मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझना चाह रहा हूँ कि क्यों ऐसा लग रहा है कि इस देश में कैंसर एक महामारी की तरह हो गया है। अब आप देखिए, जो बीमारी बहुत रेयर हुआ करती थी, एक शहर में 2, 3, 4 लोगों को भी अगर कैंसर हो तो उनका पता लगता था, अब गांव-गांव में कैंसर के रोगी निकल रहे हैं। क्या वजह देखती हैं आप इसकी? और भरपूर निकल रहे हैं गांव में, शहर में। क्योंकि प्रधान जो बात जो मैं बताऊंगी कि बहुत कैजुअल और अप्रोच हो गया है, और नेग्लिजेंस भी बहुत तौर पे है। पर उसके साथ साथ हो गया है कि आपका मानसिक जो बैलेंस है, ये काम करने के सिलसिले में, ये सोशल मीडिया बोलिए, ये गैजेट्स बोलिए, इसके कारण, आपके काम के प्रेशर के कारण, स्ट्रेस के कारण, ये सारे चीज़ इसके साथ जोड़ा जा सकता है। और ये जो एंटीबायोटिक हम ले रहे हैं, बिना वजह के हम दवा ले लेते हैं। मतलब ओवर द काउंटर फार्मेसी में गए, दवा ले लिए, ना पता है ना, क्योंकि हमको क्विक रिलीफ चाहिए, हमको तुरंत इलाज चाहिए, बट उसका जो साइड इफेक्ट हो रहा है, तो ये सारा सब कुछ मिलके, और वही बात स्ट्रेस का, वही बात लाइफस्टाइल का आ जाता है, ये सब कुछ मिलके ये कैंसर का शिकार और या कारण बन रहा है। खुश रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अभी खुश रहने के लिए लोग दुखी हो रहे हैं। हाँ,
तो ये बड़ा महत्व कि खुश रहने के लिए हमको एफर्ट देना पड़ रहा है, कि हम ऐसे नहीं खुश है, हमको कुछ चाहिए होता है। हाँ। कि हमको मोबाइल चाहिए होता है या किसी के मतलब किसी चीज पे हम कोई कंपनी dependent चाहिए है। होती है, कोई कंपनी चाहिए होता है, थिएटर चाहिए होता है, सिनेमा चाहिए होता है, क्योंकि- मतलब एक रीजन के साथ ही हम खुश रह सकते हैं। बिल्कुल। और खुश रहने के बजाय वो जो जैसे मैंने बताया, खुश रहने के लिए लोग दुखी हो रहे। इस तरह से ये जो सिस्टम है, मतलब जिंदगी का, काम करने का, इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है? सुबह जागने के साथ ही पूरे दिन का एक प्लान अगर मैं आपसे पूछूं एक डॉक्टर के तौर पर, वो डॉक्टर जो हमें हेल्थ टिप्स भी दे और हमारी डाइट का भी प्लान करे, तो कैसे बताएंगे आप? बिल्कुल। तो दिनचर्या ऐसे कि अब अगर आपने सही टाइम पे सोया हो, मान लीजिए कि आप रात को 10 या 11 बजे सोते हो, तो आप 5 बजे सुबह उठ के अगर आप 2 ग्लास पानी पिए अच्छे से आपके सिस्टम को क्लेंज करने के लिए, और फिर योगा या मेडिटेशन के साथ आप शुरू करें दिन को, तो ये बहुत बढ़िया है। उसके बाद आप जैसे कि बहुत लोग जैसे कि बादाम ले लेते हैं, थोड़ा छिला हुआ, कोई भीगा हुआ लेता है, कोई हाँ। तो उसमें तो कोई अंतर वैसे है नहीं, तो थोड़ा बादाम ले लिए। आपने पानी स्पेशली में। बादाम का नाम लिया, जी। कोई और ड्राई फ्रूट्स नहीं लेने चाहिए? तो अंजीर ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, और अखरोट ले सकते हैं। काजू नहीं इसमें- खाना है? काजू में थोड़ा फैट की प्रतिशत ज्यादा अच्छा, होती ठीक है, है। पर अगर आप एक मुट्ठी भर मिक्स्ड आप ले लिए हाँ, तो उसमें कोई problem नुकसान नहीं है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो फिर आप ब्रेकफास्ट आप सही टाइम पे ले लिए, जैसे कि 8 साढ़े 8 तक। और ब्रेकफास्ट में कोशिश कीजिएगा कि हम लोग में जैसे कि भारतवर्ष में होता है कि हम बहुत रोटी, पराठा, ये तला हुआ चीज़, बहुत पूड़ी, ये सब नहीं लेके, मतलब रोटी अगर आप लेते तो एक लीजिए, सब्जी 2 तरीके के लीजिए, थोड़ा फल लीजिए। किन लोग को सीरियल लेना हो, जैसे कॉर्नफ्लेक्स हो गया, जैसे कि ओट्स हो गया, हाँ। उसमें जैसे कि आप वो नमक या जो सॉल्टी ओट्स बना लिए, या फिर फल काट के वो ओट्स में डाल दिए। ठीक है। बहुत ज़्यादा चीनी की उपयोग नहीं करें, नहीं करना। और बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की उपयोग नहीं करें, पर रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए, तब ब्रेन की फंक्शन आपकी चलेगी नहीं ठीक से। आपने कहा कि चीनी आपको थोड़ा सा वो वाला हार्मोन भी देती है जो आपको खुश रखता है। बिल्कुल बिल्कुल, सेरोटोनिन रहता है, और चीनी एनर्जी भी देती है आपको, पर सही मात्रा में लो तो। फिर उसके बाद आप 11 बजे कम से कम 1 ग्लास अगर छाछ पी लिए या 1 फल खा लिए, तो वो एक अच्छा मिड मील हो जाता है जो आपको नुकसान नहीं करेगा। फिर 1 से 1:30 बजे, मैक्सिमम 2 बजे आप लंच ले लिए। लंच में थोड़ा चावल, दाल भी होना चाहिए, सब्जी भी होना चाहिए, फिर सैलड होना चाहिए, दही ले सकते हैं, ऐसे मिलके लंच हो गए। फिर 4 साढ़े 4 बजे अगर ये जो स्प्राउट्स बोलते हैं हम, वैसा कुछ या कुछ लाइट स्नैक, तला हुआ नहीं पर लाइट से, अब जैसे कि ये स्प्राउट से कभी कभी ये डोसा बन जाता है, चीला बन जाता हाँ, है हाँ। दाल का, तो ये लेने पे कोई नुकसान नहीं है। फिर आप 8 बजे के अंदर आप डिनर कर लें। तो ऐसा अगर शेड्यूल है आपके काम के साथ, तो बढ़िया बन जाए, तो लंबा चल सकती है गाड़ी। बिल्कुल। चलिए, आपने 8 बजे के पहले डिनर ही करा दिया। उन लोगों के लिए भी एक सवाल पूछ लेते हैं जो 8 के बाद ही जिनकी लाइफ शुरू होती है। नाइट लाइफ बहुत लोग एंजॉय करते हैं, पार्टीज बहुत करते हैं, और वहाँ होता है अल्कोहल। तो अल्कोहल कैसे हमारी बॉडी को मतलब नुकसान पहुंचाता है, क्या इसके खतरे होते हैं, ये भी थोड़ा बता दीजिए। ये अल्कोहल जो हमारी बॉडी को तो फर्स्ट जो अफेक्ट करते हैं वो है लिवर। तो बहुत लोग पूछते हैं कि 1 ग्लास वाइन पीने से हार्ट अच्छा हो जाता है। हाँ, मैं बता रहा था, मैंने बहुत सारे ऐसे शोध पढ़ रखे हैं हाँ। मैंने, कि कभी कहते हैं कि वाइन पीने से हार्ट अच्छा होता है बट लीवर खराब होता है, और कभी किसी चीज से लीवर अच्छा होता है तो हार्ट खराब होता है। तो मैं तो बोलूँगी कि अल्कोहल बिल्कुल ही अच्छा नहीं होता है। अच्छा। अब क्योंकि हम ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर हम गलत इंफॉर्मेशन दे या कुछ भी छूट थोड़ा दे दे, वो उतना नहीं रहता है, नहीं रहता है, हाँ। वो हमेशा वो ओवरडोज बढ़ ही हो जाता। जाता है। तो उसके वजह से अल्कोहल आपका लिवर का वो फैटी लिवर जो अल्कोहल से भी हो सकता है। अच्छा। 2 तरीके का फैटी लिवर, एक अल्कोहल एक नॉन अल्कोहलिक। तो अल्कोहल के तौर पे वो सूजन पहला लिवर में करता है। अच्छा। अब ग्रेड 2 तक अगर आपका अल्कोहल से लिवर का सूजन होता है तो वो रिवर्सिबल है। पर उसके बाद क्या होता है कि लिवर की सेल्स
खराब होना शुरू होते हैं। और लिवर के सेल्स एक बार खराब होके फाइब्रोसिस और फिर सिरोसिस तक पहुँचे तो वो फिर से ठीक नहीं होता है, फिर वो रिवर्सिबल नहीं है। बिल्कुल रिवर्सिबल नहीं है। दूसरा, अल्कोहल क्योंकि वो एक टाइप की शुगर ही है, अच्छा। तो आपकी डायबिटीज़ होने की शंका रहती है। अल्कोहल से आपको हाई ब्लड प्रेशर होने की शंका रहती है। तो ये सारे जो लाइफस्टाइल के डिजीज़ हो जाते हैं। और ऑब्वियसली अगर आप ज़्यादा पीने लगे तो आपके मेंटल हेल्थ, आपके इमोशनल वेलबींग, बैलेंस सब खत्म हो जाएंगे। सब खत्म है। तो अच्छा यही है कि 8 बजे के पहले डिनर किया जाए और सुबह जल्दी उठकर एक अच्छी लाइफस्टाइल को फॉलो किया जाए। आज के इंटरव्यू में बहुत सारे विषय पर आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी। उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। डॉक्टर रोशनी झा गांगुली हमारे साथ मौजूद थी और उनकी ये महत्वपूर्ण जानकारी निश्चित तौर पर आप सबको बहुत लाभ पहुंचाएगी। इस पॉडकास्ट में इतना ही। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।